जरा याद कीजिए नर्सरी क्लास की वो पोयम, आज जंगल जाओगे तो जरूर कोई ना कोई अजूबा दिखेगा। मान लो ये अजूबा ऐसी डरावनी, सुनसान और हवा में लटकी सीढ़ियों के रूप में दिख जाए जो कहीं खत्म नहीं हो रही, तो चल पड़िए हमारे साथ अपना ट्रेंच कोट और मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर चलते हैं कुछ चकरा देने वाले अनसुलझे राजों की दुनिया में, जिन्हें समझना सीरियसली जरूरी है भाई। एक सीढ़ी जंगल में। दुनिया भर के नेशनल फॉरेस्ट में दिखाई देने वाली कुछ बेहद अजीब चीजों की रिपोर्ट्स ने हाल ही के दिनों में सनसनी मचाकर रख दी। और ये जानवरों का मसला नहीं था भाई, ये कहानी शुरू हुई आर नो स्लीप कम्युनिटी की एक 5 साल पुरानी रेडिट थ्रेड पोस्ट से। इस पोस्ट में यूएस फॉरेस्ट सर्विस के एक रेस्क्यू और सर्च ऑफिसर ने अपनी नौकरी से जुड़े कुछ सबसे भयानक किस्से बयान करने का सोचा। उन दिनों में एक बात ध्यान देने वाली ये थी कि कई बार उन्हें सुनसान घने जंगलों में अलग थलग बनी हुई सीढ़ियां दिखाई दी। इन सीढ़ियों के साथ कोई स्ट्रक्चर नहीं था। लगता था कि घर के बाकी हिस्से को काट कर इनसे अलग कर दिया गया है, या फिर ये सीढ़ियां आसमान से लटकी हुई हैं। शुरू में रेस्क्यू ऑफिसर को बताया गया कि ये सीढ़ियां कोई परेशानी की वजह नहीं, लेकिन सीढ़ियों की पड़ताल की बात पर सीनियर्स ने उन्हें सीढ़ियों से दूर रहने की सलाह दे डाली। पोस्ट के जवाब में लोगों ने स्टेयर्स से जुड़े खुद के डरावने एक्सपीरियंस बताने शुरू कर दिए। हालांकि ये किस्से अमेरिका के ही थे, लेकिन जल्दी ही ब्राजील, पुर्तगाल और फिलीपाइंस से भी ऐसे ही सीढ़ियों की खबरें आने लगी। रेडिट यूजर TK622 ने भी जर्मनी में जंगल की खाली जगह पर एक काई से ढकी हुई सीढ़ी देखी थी, जो उतनी बड़ी तो नहीं थी मगर बेतुकी जगह मौजूद थी। ये सीढ़ियां क्यों बनी होंगी, इसके पीछे कई कहानियां थी। पहली और शायद सबसे सटीक दलील बरसों से खोई हुई किसी बस्ती के बारे में थी। बस्ती के बाकी ढांचों के ढह जाने के बाद शायद ये उनके बचे हुए खंडहर थे, लेकिन ये बात गले नहीं उतरती कि घने जंगलों में बाकी के घरों का और कोई नामो निशान ना हो। कईयों का अंदाजा था कि ये डियर स्टैंड हो सकते हैं, मतलब ऐसे बंद प्लेटफॉर्म्स जिन्हें शिकारी बेहतर व्यू पॉइंट के लिए ऊंचाई पर जाने के लिए यूज करते थे। जबकि कुछ दूसरे आइडियाज तो और भी ज्यादा भयानक थे। शायद ये रातों में होने वाले कल्ट मीटिंग्स के स्टेज हों, या शायद दूसरी दुनिया जैसे कि नर्क में जाने के रास्ते हों। किस्से तो ये बड़े मजेदार हैं, लेकिन इन पर भरपूर भरोसा ना करें तो सही रहेगा। आफ्टर ऑल पूरी आर नो स्लीप कम्युनिटी अक्सर छोटी और डरावनी स्टोरीज पोस्ट करती है, जो फैक्ट्स तो मानी जाती है लेकिन बिना पुख्ता एविडेंस के। इससे ये समझ आता है कि इन सीढ़ियों के ज्यादा फोटोज अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन इन्हें देखने के जितने सारे और जितने तरह के दावे हैं वो सब इन किस्सों को सच साबित करते हैं। क्या आप हिम्मत करेंगे खुद को जंगल में जाकर उन्हें ढूंढने की? क्या यहाँ अचानक सबको कभी छुट्टी लग गई भाई? ये वीडियो देखने के बाद पक्का सर खुजलाने लगेंगे आप, लेकिन टेंशन ना लें, क्योंकि आपके दिमाग को उसके मन चाहे अमेजिंग कंटेंट दिखाकर सेटिस्फाई रखने का एक बेहतरीन तरीका है लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दो। और हाँ, उस बेल आइकन को टन मत भूलिएगा, ताकि आप फिर से कुछ अच्छा सा मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबुश्का का रहस्य। 22 नवंबर 1963 में टेक्सास के डलास में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के काफले को डीले प्लाजा से गुजरते हुए देखने के लिए दर्जनों लोग सड़कों पर भीड़ लगाए खड़े थे। उन्हें क्या पता था कि वो हिस्ट्री के कुछ बेहद ही खास इंसिडेंट्स में से एक के गवाह बनने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट भूतपूर्व यूएस मरीन ली हार्वे ऑसवाल्ड के हाथों मारे गए। आने वाले दिनों में पुलिस ने ऐसे गवाहों को ढूंढना शुरू किया जिन्होंने शायद अपने कैमरा से उस कांड के फोटो लिए हों। हालांकि मौके पर मौजूद सभी लोगों को जल्दी पहचान लिया गया, लेकिन उनकी खोजबीन से यही सामने आया कि उनमें से मुश्किल से किसी ने वाकई कुछ होते हुए देखा था। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पर फोकस्ड कैमरा वालों ने भी कुछ भी नहीं देखा, मगर उनमें से एक इंसान बड़े काम का निकला। वो थी बाबुश्का लेडी। उसको ये नाम उसके रशियन स्टाइल स्कार्फ की वजह से मिला। वो एल्म स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के बीच की घास पर खड़ी थी और जानलेवा गोली चलने के वक्त वीडियो बना रही थी। पुलिस ने बिना देर किए बुलेटिन जारी कर दिया, जिसमें उस अनजान औरत के बारे में जानकारी मांगी गई। अब लगभग 60 साल बाद भी हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन थी और उस दिन के इवेंट में उसने कौन से फुटेज लिए होंगे। तो कहानी क्या थी? आसपास खड़े अनगिनत लोगों ने उस दिन फोटोज और वीडियोस लिए थे और बाबुश्का लेडी कुछ वीडियोस में दिख रही थी। डलास की मारी मचमोर की नानी के वीडियो में चार्ल्स ब्रहम और उनका 5 साल का बच्चा, जो कि पीछे आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ पीछे से नजर आती ब्राउन कोट पहने हुए और टांगे फैलाई खड़ी इस औरत ने हाथ मुंह पर रखे हुए हैं। गोली चलने के बाद यूएस पोस्टल करियर मार्क बेल के बनाए हुए इस दूसरे वीडियो में फिर से बाबुश्का लेडी की पीठ दिख रही है, लेकिन इस बार वो सड़क की तरफ चल रही थी और घास के टीले के नजदीक खड़ी हो गई थी। अजीब बात थी कि वो शांत खड़ी हुई थी, जबकि आसपास के लोग बचने के लिए भाग रहे थे या सदमे में जमीन पर बैठे हुए थे।
ज़ेप्रूडा फिल्म शायद सबसे फेमस सिटीजन वीडियो है जो बाबुश्का लेडी के सामने से दीदार कराता है, लेकिन इसमें भी उसके पहले से धुंधले चेहरे को कैमरा छुपा देता है। 7 साल बाद 1970 में बर्लेस्क बार की पुरानी डांसर और सिंगर बेवर्ली ऑलिवर ने दावा किया कि वो ही बाबुश्का है। उसने बताया कि पूरे हत्याकांड को उसने सुपर 8 यशिका कैमरा पर फिल्माया था, जिसे डेवलप करवाने के पहले ही 2 FBI एजेंट्स ने जब्त कर लिया। बड़ी बेबाकी से उसने ये भी डिक्लेयर किया कि वो ली ओसवाल्ड हार्वे और जैक रूबी को पर्सनली जानती थी। जैक रूबी ओसवाल्ड को कस्टडी में शूट करने वाला था, पर उसकी कहानी में कुछ बड़ी कमियां थीं। पहली, वो 1963 में 17 साल की एक दुबली लड़की थी जो फुटेज में दिख रही बूढ़ी औरत से मैच नहीं करती थी। सबसे खास बात, मिड 1960 तक यशिका सुपर 8 कैमरा बना नहीं था। इस पर ओलिवर ने कहा कि उसका कैमरा नमूने के लिए बना था और आम जनता से पहले उसको मिल गया था, पर इन मोहतरमा की कहानी हमेशा खारिज कर दी गई। बाबुश्का लेडी की असली आइडेंटिटी से जुड़ी षड्यंत्रों की गाथाएं जंगल में आग की तरह फैली। क्या वो एक रशियन जासूस थी, या सीक्रेट सर्विस एजेंट, या कैमरा गन चलाने वाली कोई हत्यारिन? कुछ का तो ये भी मानना था कि वो औरत के भेष में आदमी था। उसके खड़े होने का रौबीला अंदाज उस वक्त की औरतों के लिहाज से अटपटा था। वो पुलिस के सामने ये बताने कभी नहीं आई कि उस दिन उसने क्या देखा था। शायद इसीलिए हम बाबुश्का लेडी को कभी जान नहीं पाएंगे। वो फरिश्ता कौन था? बहुत से लोग मानते हैं कि उन पर किसी की नजर है और वो जिंदगी भर उनको रास्ता दिखाता है। जो चीज आप अपनी आंखों से देखें नहीं, उस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन इस हैरत अंगेज क्लिप को देखने के बाद शायद आपको अपनी राय बदलनी पड़े। इन सीसीटीवी फुटेज में टर्की के टेलीडेरे महालिसी डिस्ट्रिक्ट के दुकानदार सेदार बिनियसे अपनी दुकान के बाहर खड़े दिख रहे हैं। तभी ये गुमनाम आदमी पीछे से उनकी पीठ पर थपकी देता है और उसी वक्त एक लॉरी तेजी से आती है। इस थपकी से सेदार अपनी तरफ आते लॉरी के पीछे झूलते लोहे के भारी गेट से सावधान हो गए। रास्ते की दूसरी तरफ छलांग मारकर सेदार कुछ ही इंच के फासले से इस आफत से बच गए। पूरी तरह भौचक्के सेदार ने गर्दन घुमाकर उस मददगार को शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन काले कपड़े वाला वो आदमी वहां से नदारद हो चुका था। लॉरी का ड्राइवर भी इस एक्सीडेंट में बाल बाल बचा था। सेदार से माफी मांगने उनकी दुकान पर वो पहुंचा, लेकिन वो मसीहा दोबारा नहीं मिला। वीडियो के रेड पर पोस्ट होने के बाद जैसे अंदाजों की बाढ़ ही आ गई। कुछ का दावा था कि वो एक फरिश्ता हो सकता था, या कोई टाइम ट्रैवलर, या खुद सेदार जो भविष्य से लौटकर वापस आया हो। जान बचाने वाले फरिश्ते की थ्योरी को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले लोग उस मिस्ट्री मैन के कैजुअल बिहेवियर की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि उसे ये पता नहीं चल सकता था कि वैन से कुछ ही सेकंड्स में मेटल ग्रिड रिलीज होने वाली है। बेशक इस बात को गलत कहने वालों का भी यही सोचना है कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक तगड़ा इत्तेफाक है। जो भी हो, सेदार जिंदगी भर उस गुमनाम रखवाले का एहसान मानता रहेगा। क्या लगता है दोस्तों, ये डरावना क्लिप असल जिंदगी के किसी फरिश्ते का कारनामा है या किस्मत का जैकपॉट? नीचे कमेंट सेक्शन में आगे बताएं। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो सुनाइए, मैं शौक से सुनूंगा। हाँ, तो कहाँ थे हम? सोलवे फर्थ स्पेसमैन। 1964 की गर्मियों में इंग्लैंड में कार्लियल के जिम टेम्पल्टन अपनी बीवी एनी और बेटी एलिजाबेथ के साथ कम्ब्रिया सोलवे फर्थ के बुर्ग मार्श पहुंचे। टेम्पल्टन का मूड हुआ कि एलिजाबेथ के नए कपड़ों में कुछ फोटो लिए जाएं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनमें से ही कोई फोटो ग्लोबल हेडलाइन बन जाएगा। फोटो में एक अनजान चीज एलिजाबेथ के पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। अपनी बीवी और नजदीक की कार में बैठे 2 पेंशनर्स के अलावा उस दिन टेम्पल्टन ने किसी को नहीं देखा था, बल्कि खुद टेम्पल्टन को भी वो स्ट्रेंज फिगर तब दिखाई दिया जब वो फोटो डेवलप करने वाले केमिस्ट ने उनको बताया। टेम्पल्टन का दिमाग चकरा रहा था, लेकिन यूएफओलॉजिस्ट को समझ आ चुका था कि सफेद सूट, हेलमेट और काली टोपी के साथ मिस्टर टेम्पल्टन ने एक स्पेसमैन का फोटो ले लिया था। टेम्पल्टन जी इस फोटो को कार्लियल पुलिस के पास ले गए, लेकिन उनको भी ये नॉर्मल फोटो ही लगा। खुद फिल्म कंपनी कोडेक का भी बिल्कुल यही जवाब था, और तो और उन्होंने फोटो को झूठा साबित करने के लिए इनाम भी रख दिया, वो इनाम जो कि कोई नहीं जीत पाया। मीडिया में बवाल मच गया। ये फोटो दुनिया भर की खबरों में भी छा गया, लेकिन इन अजीबोगरीब वाकयों के तार जुड़े थे साउथ ऑस्ट्रेलिया के वोमेरा में ब्लू स्ट्रीक मिसाइल की लॉन्चिंग से। टेम्पल्टन के फोटो लेने के ठीक 2 दिन बाद टेक्नीशियंस ने मिसाइल की लॉन्चिंग रोक दी। उन्होंने कहा कि फायरिंग रेंज में 2 लोग नजर आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स का दावा था कि टेक्नीशियंस ऑस्ट्रेलिया अखबारों में सोलवे फर्थ स्पेसमैन का फोटो देखकर चौंक गए। ये दिखने में सरप्राइजिंगली वोमेरा में नजर आई छाया जैसी ही थी। यही नहीं, ब्लू स्ट्रीक मिसाइल कम्ब्रिया के
RAF स्पेक्ट्रम में ही बनी थी। ये एलिजाबेथ के फोटोशूट वाली जगह से कुछ मील दूर थी और UFO साइटिंग के ताज़ा केस से भी जुड़ी हुई थी। फायरिंग रेंज वाली छायाओं के कई फोटोज तो थे नहीं, इसलिए इन कहानियों को साबित करना मुश्किल था, लेकिन इनको नजरअंदाज करना गलत था। एनोमेलॉस फिनोमेना की साइंटिफिक स्टडी के एसोसिएशन की चेयरवुमन सारा स्पिलमैन थी। उन्होंने माना कि 16वें फर्थ स्पेसमैन के इन किस्सों ने 1950 और 60 की UFO की यादें ताज़ा कर दी। उसी दिन के एक फोटो में टेम्पल्टन की वाइफ एलिजाबेथ के बगल में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने दलील दी कि शायद वो घूमते हुए फोटो के बैकग्राउंड में आगे होगी। अगर उसकी पीठ कैमरा की तरफ होगी तो ओवर एक्सपोजर ने उसकी सफेद ड्रेस को नीले और बालों के रंग को काले में बदल दिया होगा। उस वक्त शायद टेम्पल्टन उसको नहीं देख पाया हो, क्योंकि टेम्पल्टन के कैमरा के व्यू फाइंडर से आप शॉट का सिर्फ 70% ही देख पाते हैं। तब भी बिना किसी सबूत के ये कभी पता नहीं लगाया जा सकेगा कि टेम्पल्टन ने किसके और कैसे फोटो खींचे थे। एक क्रेटर जंगल के अंदर। साइबेरियन जंगलों की गहराइयों में छुपा अंधेरे में डूबा ये पहाड़ जंगल की हरियाली के ऊपर छाया हुआ था। इसी का नाम था पेटमस्की क्रेटर। ये बड़ी भारी स्पीकर के शेप की चट्टान कोई 130 फीट ऊंची और लगभग 330 फीट चौड़ी है। नॉर्थ इरकुत्स्क रीजन की गहराइयों में पाइन के जंगलों में ये वाकई देखने काबिल जगह है, लेकिन आखिर है क्या ये? लंबे वक्त तक तो साइंटिस्ट को कुछ पता ही नहीं था और अब भी उनके पास जवाब कम, सवाल ज्यादा है। 1949 तक इसके बारे में सिर्फ लोकल लोगों को ही पता था, जो इसे फायर ईगल्स नेस्ट कहते थे। वो उसे एक खराब जगह मानते थे और हर हालत में वहां जाना टालते थे। वो उन लोगों और जानवरों का हवाला देते थे जिन्होंने उस क्रेटर के पास जाने की हिम्मत की, लेकिन वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। रशियन जियोलॉजिस्ट वेदिम कोलपाकोव ने 1949 में सबसे पहले इस क्रेटर की स्टडी की थी। ये एक वॉल्केनो की तरह था, जिससे सेंटर में एक अजीब सा सेमी सर्कुलर गुंबद जैसा गड्ढा था। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि क्रेटर के अंदर या उसके ढलान पर कोई पेड़ नहीं उगा था। शुरू में वेदीम ने सोचा ये कोई पिट माइन है या फिर कोई आर्कियोलॉजिकल कलाकृति, लेकिन जल्दी उसने इस सोच को खारिज कर दिया। ये इलाका बहुत ही घना था और लोकल इवेंक और याकत लोग पुराने एंशिएंट लोगों की तरह रॉक पिरामिड्स नहीं बना सकते थे। खोजबीन के बाद कोलपाकोव इस नतीजे पर पहुंचे कि ये क्रेटर स्पेस रॉक के एक टुकड़े से बना है, जिसने 1908 में क्रोसनॉयस्क एरिया के ऊपर फटे टंग्स्का मेटेरॉइड को तोड़ा था। मगर ऐसा सिर्फ वही सोचता था। जैसे जैसे क्रेटर के बारे में लोग जानने लगे, उसके बारे में UFO लैंडिंग से लेकर न्यूट्रॉन स्टार के टुकड़ों के धरती पर गिरने जैसी थ्योरीज की बाढ़ आ गई। 2005 में पुराने जियोलॉजिस्ट यूजेनी बोरोविएव की देखरेख में एक और खोज शुरू हुई, लेकिन टीम जैसे ही क्रेटर के नजदीक पहुंची, बोरोविएव अचानक से गिरे और हार्ट अटैक से मर गए। इसके बाद साल 2006, 2008, 2010 में हुई इन्वेस्टिगेशन में वहां की मिट्टी के सैंपल्स लिए गए। इन सैंपल से मालूम पड़ा कि ये क्रेटर टंग्स्का के वाकये के भी 500 साल पहले बना था। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने मीटियोरिक थ्योरी को दिमाग से निकाल दिया। नई थ्योरी कहती थी कि क्रेटर एक जियोलॉजिकल बनावट है। उनका कहना था कि ये पहाड़ किसी गैस वॉल्केनो के अंदर से निकले हाइड्रोजन जैसे फ्लूइड से बना होगा, लेकिन उसके पास उगे पेड़ों के अंदर के रिंग्स के एनालिसिस से सबूत मिले कि बहुत पहले ये पेड़ बहुत तेजी से बड़े हुए होंगे, जैसा कि न्यूक्लियर दुर्घटनाओं के बाद चेरनोबिल के आसपास के जंगलों में हुआ था। जिससे एक और अटकलबाजी शुरू हुई कि वहाँ कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट हो सकता है, या वहाँ ऐसे उड़न तश्तरी दफन हो जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल भरा हो। कुल मिला के पेटम्स्की क्रेटर आज भी रहस्य है, लेकिन वहाँ घूमने का आइडिया बेधड़क कैंसिल किया जा सकता है भाई। एनाबेल। अगर आप एक पक्के हॉरर फैन हैं तो एनाबेल का नाम तो आपका खून जमा देने के लिए काफी होगा। एनाबेल एक भूतिया डॉल है जो कि पैरानॉर्मल खोजी एड और लॉरेन वॉरेन को डराती है। डर का ये सिलसिला द कंज्यूरिंग फ्रेंचाइज मूवी और बाद की 3 एनाबेल फिल्मों तक जारी था। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि एनाबेल पूरी तरह काल्पनिक नहीं थी, तो हकीकत में एनाबेल डॉल कनेक्टिकट में एलिजाबेथ मोनरो के घर में वारेंस ऑकल्ट म्यूजियम में मौजूद है। यहाँ उसे एक तालाबंद कांच के बक्से में रखा हुआ है। फिल्म में ये एक डरावनी पोर्सिलेन से बनी बड़े बाल वाली गुड़िया थी, लेकिन असलियत में ये एक सादी सी फटेहाल लाल धागों से बने बालों वाली गुड़िया है। धोखे से सावधान भाइयों, लॉरेन कहते थे लुक्स धोखेबाज है, डॉल की सूरत से डर नहीं लगता, शैतान से लगता है जो उसके अंदर है। 2019 में उसकी मौत तक लॉरेन यही कहती रही कि एनाबेल ऐसी चीज नहीं थी जिससे पंगा लिया जा सके, बल्कि एनाबेल के डिस्प्ले बॉक्स को ना छूने के लिए वार्निंग तक दी गई है। वॉरेंस ने बताया कि एक आदमी जो उसकी बीवी के साथ म्यूजियम आया था, उसे वहां से निकाल दिया गया क्योंकि उसने मजाक में ग्लास कैबिनेट पर थपकी दी थी।
घर लौटते हुए उस आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल पर से कंट्रोल खो दिया और एक पेड़ से सीधा जाकर टकरा गया। जान से हाथ धो बैठा। एड वॉरेन का तो ये भी दावा है कि उस डॉल को म्यूजियम ले जाते हुए उसकी कार के स्टीयरिंग और ब्रेक रहस्यमय तरीके से फेल हो गए थे। इन दावों को साबित करते हुए पुख्ता सबूत न होने की वजह से कई लोग इन बातों को बकवास मानते हैं, लेकिन अगर हम वॉरेन पर यकीन करें तो मानना पड़ेगा कि इस मासूम सी गुड़िया में एक हिंसक और दुष्ट आत्मा का घर था। असली एनाबेल की स्टोरी कथित रूप से 1970 में शुरू हुई, जब एक 28 साल की नर्स को ये गुड़िया उसकी माँ से गिफ्ट में मिली। शुरू में तो नर्स को उसका ख्याल ही नहीं आया, लेकिन कोई ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि चीजों ने एक भयानक मोड़ ले लिया। कई बार गुड़िया बेतुकी हालत में मिलती, कई बार जमीन पर चमड़े के कागज के टुकड़े मिलते जिन पे दुखी करने और मदद मांगने वाले मैसेज लिखे होते थे। लड़कियां एक जरिया बन चुकी थीं और एक मीटिंग में उनको एनाबेल हिगिंस की आत्मा से रूबरू करवाया गया। वो एक 7 साल की लड़की थी जो पहले उस प्रॉपर्टी पर रहती थी। एनाबेल ने लड़कियों से कहा कि वो सिर्फ प्यार की भूखी है, इसलिए लड़कियों ने उसे गुड़िया में घुसने दिया। दुष्ट आत्माओं से बात करते वक्त ये सबसे पहला काम है जो नहीं किया जाना चाहिए। बात यहीं से बिगड़नी शुरू हुई। इसकी भनक वॉरेन को लगी तो गुड़िया पर बुरी आत्मा के असर को देखते हुए उसने उसे अपने कब्जे में ले लिया। डर और ज्यादा बढ़ गया जब अगस्त 2020 में ऑनलाइन कुछ अफवाहों का दौर चालू हुआ कि रात के अंधेरे में एनाबेल उसके कैबिनेट से आजाद हो गई थी। शुक्र थी कि वो अफवाहें खत्म हो गईं जब एडो वॉरेन के दामाद टोनी स्पेरा ने कंफर्म किया कि एनाबेल एकदम सही सलामत म्यूजियम में मौजूद है। Annabelle's here in all her infamous glory. She never left the museum. आपका तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस मिस्टीरियस गुड़िया से बिल्कुल नहीं टकराना चाहूंगा भाई। बादलों की रस्सी। दुनिया ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के सो कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स उन्हीं में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के बर्ग टाउन के आसमान पर इन दिलकश लुढ़कते हुए बादलों की वेव्स हर साल सितंबर से बननी शुरू होती हैं। आदिवासी लोग इस फिनोमिना को सदियों से कंगोलगी के नाम से जानते हैं। ये ट्यूब जैसी बनावटें 1000 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर ऊंची होती हैं। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती हैं। पावर ग्लाइडर्स अक्सर उड़कर इन बादलों में चले जाते हैं, जहां वो इंजन बंद करके इनके बाहरी किनारों के साथ हवा में तैरते रहते हैं। इस तरह ये लैंडिंग पहले से कई बार 500 मील से ज्यादा का सफर तय कर लेते हैं। डरावनी बात यह है कि जब ये बादल ठीक सर पर होते हैं तब जमीन पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। क्लाउड फॉर्मेशन की ये हैरत अंगेज इवेंट दुनिया में दूसरी जगहों पर भी देखा गया है, जैसे कि लेक मिशिगन के ऊपर, लेकिन ये उतना तय समय पर और रेगुलर नहीं होता जितना कि ऑस्ट्रेलिया में होता है। लेकिन ये है क्या और क्यों बनते हैं? इनकी अच्छी खासी स्टडी होने के बाद भी मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स एक गहरी मिस्ट्री ही है। जैसा कि इन्हें रोल क्लाउड्स कहते हैं। ये काफी नीचे उड़ते हैं और अपने साथ आंधी तूफान लाते हैं। ये समुद्री हवाओं से बनते हैं और सेंट्रल एक्सिस पर घूमते हैं। ये खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। अक्सर ये लगातार आने वाली वेव्स की शक्ल में होते हैं, जो कि 10 बार बराबर और मजबूती से धरती पर तानी हुई रस्सियों की तरह लगते हैं। हम ये तो जान सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ये क्यों बनते हैं, वो भी एक खास एरिया में। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की सबसे सटीक थ्योरी कहती है कि जमीन और समुद्र का खास कॉम्बिनेशन ही इस अजूबे को हमेशा बनाए रखता है। खाड़ी के पूर्वी हिस्से में केप यॉर्क पेनिनसुला को दोनों तरफ से छूती हवाएं ही बादलों की पहली लाइन बनाती हैं। मगर जैसे ही रात की ठंडी हवा नीचे आती है, वो पानी के ऊपर की गर्म हवा को छूकर उसके नीचे घुसकर रोलिंग पैटर्न बनाती है। नम हवा सवेरे बादल बनाती है जो दिन के गर्म होते ही खत्म हो जाते हैं और उल्टी परत गायब हो जाती है। इस बात को सच माना जा सकता है, लेकिन फिर भी पक्के तौर पर कोई नहीं जानता ये जबरदस्त आकर्षक बादल बनते कैसे हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया से बाहर। मैं तो जानता हूँ बादलों पर उड़ना मजेदार ही होता है। टाइम ट्रेवल करने वाला हिपस्टर। 2010 के स्प्रिंग में कनाडा के सेंट्रल ब्रिटिश कोलंबिया के ब्रालोन पायनियर म्यूजियम ने समझ लिया कि वायरल होना किसको कहते हैं। हुआ यूं कि देयर पास्ट लाइव्स हियर टाइटल के डिजिटल कलेक्शन का एक सादा सा फोटो इंटरनेट पर सुर्खियों में आ गया। ये फोटो एक नौसिखिए फोटोग्राफर ने 1941 में साउथ फोक्स ब्रिज की रीओपनिंग के मौके पर लिया था। ये ब्रिज पास की एक गोल्ड ब्रिज कम्युनिटी में था और उससे साल भर पहले बाढ़ में बह चुका था। फोटो में कई दर्शक नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बंदा था जो बेशक बाकियों के मुकाबले अलग था। उसने काला चश्मा और जर्सी पहनी हुई थी और गले में नया कैमरा लटकाए हुए था। उसका परफेक्ट फैशनेबल एटीट्यूड अपने वक्त से बहुत आगे का था। यही वजह थी कि फोटो ने सोशल मीडिया में आग लगा दी। जल्दी ही इंटरनेट प्रेमी फोटोग्राफर इस फैशनेबल मिस्ट्री को सुलझाने में लग गए। क्या 21वीं सदी का ये स्टाइलिश जेंटलमैन टाइम ट्रैवल करके वहां पहुंचा था? सोशल मीडिया पर इस फोटो को देखने वालों ने इसे फोटोशॉप की कारस्तानी बताया। ये
बोलना एक आसान काम है अगर आपको पता ना हो कि ये फोटो एक असली म्यूजिशियन कलेक्शन का हिस्सा था और पहली बार 2004 में आम जनता के लिए अवेलेबल हुआ था। इस अनजान आदमी को पहचानने का कोई और तरीका नहीं था। तब इस टाइम ट्रेवल की थ्योरी को खारिज करने की कोशिशें उसके कपड़ों पर आकर रुक गईं। लोगों ने दलील दी कि फोटो में दिख रहे आइटम्स जैसे टी शर्ट का लोगो, काला चश्मा और पोर्टेबल कैमरा 1940 में इतना आम तो था नहीं, लेकिन आसानी से अवेलेबल जरूर था। एग्जाम्पल के लिए उसकी टी शर्ट पर मॉन्ट्रियल मरून्स हॉकी टीम का लोगो था, जो कि 1924 से 1938 तक NHL में खेलती थी। जहां तक कैमरे की बात है तो कोडक ने कुछ पोर्टेबल कैमरा 1941 तक बना लिए थे। अब ये बताना मुश्किल है कि उसके हाथ में कौन सा कैमरा था। उसके चश्मे की स्टाइल डेफिनेटली उस वक्त ज्यादा फैशन में नहीं थी। हालांकि प्रोटेक्टिव शील्ड्स वाले ढेरों सनग्लासेस उस वक्त आसानी से मिलते थे, लेकिन रैप अराउंड सनग्लासेस कोई 20 साल बाद 1960 तक ही मार्केट में आए थे। आप क्या सोचते हैं, ये कोई असली टाइम ट्रैवलर था या अपने जमाने से आगे का कोई धाकड़ फैशनेबल जवान? मोनोलिथ मिस्ट्री। 18 नवंबर 2020 को बिग हॉर्न भेड़ों की गिनती करने के लिए यूटा रेगिस्तान के एक दूर दराज हिस्से के ऊपर से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर क्रू ने नीचे एक अजीब सा स्टैचू देखा। पास से देखने पर समझ आया कि ये एक चमकता हुआ मेटल का खंभा है जो मंगल ग्रह जैसी लाल पथरीली जमीन के बीचों बीच शान से खड़ा था। स्टेनलेस स्टील के इस 3 तरफा खंभे की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट थी। ये पता नहीं लग पा रहा था कि इन पत्थरों में इसे कौन और क्यों लेकर आया होगा। इस खबर के फैलने के साथ ही 27 नवंबर को ये खंभा बगैर कोई नामो निशान छोड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कोई आगे खोजबीन करता इससे पहले ही कुछ ही दिनों के बाद रोमानियन पहाड़ियों की ओर एक दूसरा बड़ा मेटल का खंभा दिखाई दिया। पेट्रोडावा देशियन किले के पास नजर आया ये खंभा यूटा के चिकने खंभे से अलग आड़ी तिरछी लाइंस और लूप से ढका हुआ था। लगता था इसको वेल्ड करके पत्थर के स्लॉट में फिट कर दिया हो। सामने आने के कुछ ही दिन बाद ये मोनोलिथ भी गायब हो गया। पर बात यहीं पर नहीं रुकी। इस मोनोलिथ के वर्ल्ड टूर की अगली मंजिल थी साउथ कैलिफोर्निया। यहाँ एटास्काडेरो के पहाड़ों की चोटी पर एक चमकीली चीज नजर आई। ये जगह सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस के बीचों बीच है। I guess this is the thing now, right? So, be prepared to see these everywhere. सही पकड़े हैं, ये भी गायब। दिसंबर के पहले वीकेंड पर घूमने वालों ने यूके में आइल ऑफ वाइट के बीच पर एक कांच के मोनोलिथ की झलक देखी। अब मोनोलिथ की होने वाली मंजिलें थीं स्पेन, जर्मनी और कोलंबिया, लेकिन ये था क्या? ये कौन और कैसे बनाता था और ये पूरी दुनिया में क्यों नजर आ रहे थे? इन स्ट्रक्चर्स को 2001 आ स्पेस ओडिसी मूवी से कंपेयर किया गया, जिसमें एक एलियन मोनोलिथ बार बार दिखने वाला सिंबल था। ये पूरी कहानी शायद एक जमाने के आर्टिस्ट ने शुरू किया था जो खुद कुब्रिक का जबरा फैन लगता था। बाद में द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट नाम के एक बेनाम ग्रुप ने यूटा और कैलिफोर्निया के मोनोलिथ की जिम्मेदारी ली और कहा कि इन दोनों मोनोलिथ का बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मोनोलिथ इस वक्त मेरे कंट्रोल से बाहर है। इस मिथ को फैलाने के लिए मेहनत कर रहे सभी एलियंस को शुभकामनाएं। उधर वेस्ट सक्सेस के डिजाइनर टॉम डनफोर्ड ने आइल ऑफ वाइट मोनोलिथ के मालिक होने का हक जता दिया। वो बोले कि इसे उन्होंने सिर्फ मस्ती मजे के लिए बनाया था, लेकिन आज दिन तक सारे मोनोलिथ जिनमें रोमानिया वाला भी शामिल है उसके लिए कोई दावेदार सामने नहीं आया। इस बीच कोलोराडो के फोटोग्राफर रॉस बर्नार्ड्स ने रात के अंधेरे में 4 लोगों का यूटा के मोनोलिथ को तोड़ते हुए एक फोटो लिया, लेकिन बाकी मोनोलिथ के बारे में कुछ पता नहीं कि वो क्यों और कैसे गायब हुए थे। अभी तो सबसे बढ़िया काम है अंदाजा लगाना। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये मोनोलिथ मिस्ट्री एक क्लासिक कॉपी कैट का मामला है जिसको चतुर चालाक क्रिएटिव्स ने महज 15 मिनट के नाम की उम्मीद के लिए खड़ा किया हो? ये सो कोल्ड मोनोलिथ के दावेदार दूसरे ग्रहों के प्राणियों के काम की क्रेडिट ले रहे हैं? अगर दूसरे केस को सही माने तो मेरे छुटकू एलियन दोस्त हमें क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। इनमें से किस अनसुलझे राज ने आपको सबसे ज्यादा उलझा कर रख दिया है? कमेंट करके मुझे बताएं और अगला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें इंटरनेट मिस्ट्रीज के किस्से हैं जो आपका दिमाग घुमा कर रख देंगे। देखने के लिए शुक्रिया।